हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको एफआर के पेपर के लिए कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स दूंगी ना। आपका एफआर के पेपर में फ्री के 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज होने वाला है एंड आई बेट कि ये चीज होगी ही होगी। मैं इतनी श्योरिटी से कैसे बोल रही हूँ। जो भी आपकी कंफ्यूजन है ना कि एफआर का पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, राउंड ऑफ में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज कैसे लिखनी है, फलाना ढिमकाना, जो भी डाउट्स है सारे मैं सॉल्व कर दूंगी। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करेगा और एक जो 100 मार्क्स का करेगा, आप फॉर श्योर देख लेना, भले ही उसको कितना ही आता हो, पर एक्यूरेसी से ज्यादा अटेम्प्ट भी आपका डिसेंट पोर्शन होना चाहिए। और एफआर का पेपर लेंदी ही सेट होता है, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए चलनी है। सेकेंड चीज, राउंड ऑफ का क्या सिस्टम रहता है। राउंड ऑफ के लिए सिंपल सिस्टम है कि एफआर में राउंड ऑफ के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, वो एएफएम में होते हैं। एएफएम में भी मैं वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगी। एफआर के लिए जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है या जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वही काम आपको करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अप टू 3 डेसिमल्स तो वो करो। ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू के आपको जो फिगर्स है वो दिए हुए हैं, आप वही यूज करो। इसके अलावा अगर आपने मिस कर दिया वो पॉइंट, आपने नहीं फॉलो करा, आपके नंबर कट जाएंगे। सेकेंड चीज, जो क्वेश्चन में फॉर्मेट यूज करा हुआ है, सपोज क्वेश्चन में मिलियंस में लिखी हुई है डिजिट्स को, आप मिलियंस में लिख कर आओ। लेकिन अगर वो मिलियंस में सपोज ऐसा आ रहा है 0.02, तो फिर आप उसको लेक्स में भी लिख दो। तो आप मिलियन में भी लिख दो और लेक में भी लिख दो, ये काम आप कर दो अपनी तरफ से। नेक्स्ट चीज, बहुत सारे क्वेश्चन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा हुआ रहता है। अब इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमको क्या काम करना है, जैसे कि अगर आप लास्ट टाइम सितंबर का पेपर देखोगे, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के क्वेश्चन में उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों ने डीबीओ वाला, प्लान असेट्स वाला अकाउंट बना दिया, लेकिन आपको वहां पर बैलेंस शीट का और पीएनएल का एक्सट्रैक्ट भी देना था। तो अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में जो जो चीज आ रही है, जो जनरली की जाती है, वो सब आपको वहां पर करनी। इवन जर्नल एंट्रीज भी है, क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन है तो जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकते हैं वो, तो आपको वो भी लिख कर आना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब अब इसका स्कोप जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में देखने को मिला तो आप सब चीजें उसमें लिख कर आओ। नेक्स्ट काम जो आपको करना है कि पेपर में सीक्वेंस जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई है, क्योंकि उससे पेपर आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आएगा तो कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। तो जो मैंने उस पेपर में सीक्वेंस बताई है वही सीक्वेंस आपको यूज करनी है। बहुत बार क्या होता है उसमें भी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन लोगों को सिंपल दिख रहा है, अब हम अट्रैक्ट होते कह रहे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, बट वो काम नहीं करना है। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है सिंपल हो, लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन है। और एक ह्यूमन नेचर है कि आप जिस चीज से स्टार्ट करोगे वहां पर आप धीरे करोगे और फिर बाद में आपका टाइम जो है आप फटाफट करना पड़ेगा। तो हमेशा जो मैंने सीक्वेंस बताई है वही आपको यूज करनी है। तो उसके लिए आप वो पेपर देख सकते हो। इवन कौन से क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर आता है उसके लिए भी मैंने उसमें सब बता रखा है, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। तो उस वीडियोस आपको वो सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएगी। एफआर पेपर डिकोडेड करके वीडियो है, लास्ट ही वीडियो, वो आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट हमको याद रखना है कि जर्नल एंट्रीज जब भी पूछी जाती है तो जर्नल एंट्रीज में हमेशा जो आप नीचे लिखते हो वो आपको 2-3 लाइन से ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है उसमें, ठीक है। बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, पर लिखना जरूर है, क्योंकि नहीं लिखोगे तो उसके नंबर कटेंगे। फॉर्मेट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पर्टिकुलर्स रहता है, जैसे आप बैलेंस शीट बना रहे हो, बहुत सारे लोग नोट्स नंबर लिखते ही नहीं है, वो वहां पर फेस ऑफ द बैलेंस शीट में ही सारा काम कर रहे हैं। नहीं, आपको पर्टिकुलर्स लिखो, नोट नंबर लिखो और फिर आप अमाउंट लिखो। और अमाउंट में रुपीस में ऊपर लिखो कि इन मिलियन से इन लेके क्या है, ये चीज आपको लिखनी है। फिर अगर आप सपोज पीपी या फिर आप करंट लाइबिलिटी लिख रहे हो तो आप वर्किंग नोट नंबर लिखो साइड में कि वर्किंग नोट नंबर 1, और फिर नीचे उस वर्किंग नोट नंबर 1 की वर्किंग्स दो। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सपोज जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें हमको क्या सीक्वेंस रखनी है अटेम्प्ट करने की, वर्किंग नोट्स पहले लिखे बाद में लिखे, क्या करना है। बहुत सिंपल सा रूल है कि कोई भी रूल नहीं है। वर्किंग नोट्स आप पहले भी लिख सकते हो, एफआर स्पेसिफिक बात कर रही हूँ मैं, आप बाद में भी लिख सकते हो, बट आपके क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट्स इंक्लूड करना है, वो क्वेश्चन का ही पार्ट है, बट एज सच कुछ भी सीक्वेंस नहीं होती है। नेक्स्ट फिर आता है डाउट कि शॉर्टकट्स यूज करने हैं या नहीं करने हैं। देखो, ऐसे भी पेपर देखे हैं मैंने जिसमें जिसमें शॉर्टकट्स यूज करे उनको नंबर मिल गए, और ऐसे भी देखे जिसमें शॉर्टकट यूज करे नंबर नहीं मिले। तो ये टोटली एग्जामिनर के ऊपर वैसे डिपेंडेंट रहता है। लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में जब आपको पेपर आपका मैनेजेबल लग रहा है, अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप पूरा ही लिख कर आ जाओ। लास्ट में अगर टाइम कम बचता है तो फिर आप शॉर्टकट्स यूज कर लो। उसके बाद कुछ लोगों की स्पीड नॉर्मली उनको लगता है कि मेरे को दिक्कत नहीं है तो आप पूरा फुल फॉर्म लिख के आओ। कुछ लोगों को लगता है मेरा पेपर वैसे ही छूट रहा है तो फिर आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज लिख करके आ जाओ। जो जर्नल एंट्रीज हम बनाते हैं उसका भी फॉर्मेट होता है, तो अब वो फॉर्मेट भी करके आना। पर्टिकुलर्स जो है वो लिखना है, फिर अमाउंट लिखना है,
फॉर्मेट का हमको ध्यान रखना है, हमको अपनी तरफ से एग्जामिनर को ये स्कोप नहीं देना है कि वो अपने नंबर काट सके। साथ ही में कुछ लोग बहुत माइनर सी मिस्टेक्स करते, क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे पूरी तरीके से। जो क्वेश्चन में कुछ अगर स्पेसिफिक चीज लिखी हुई है, एक एडजस्टमेंट अगर कुछ नया ऐड करा हुआ है, आप वो पढ़ोगे ही नहीं, काम ही खत्म हो जाएगा। तो पर्सनली मेरा सजेशन ये रहेगा, आप एक क्वेश्चन भले कम अटेम्प्ट करो तो भी चल जाएगा, लेकिन जो करा है उसको एक तो पूरा पढ़ो और वापस से उसको 2 मिनट चेक कर लो, ताकि आपका वो क्वेश्चन जो आपने करा है वो एटलीस्ट कंफर्म्ड हो जाए। गलत कुछ लोग तो थर्ड क्वेश्चन को फोर्थ लिख रहे हैं, सेकंड को फर्स्ट लिख रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं, फिगर्स पेपर से उठाने में गलती कर रहे हैं। तो ये तो फिर ऐसी मिस्टेक्स कैसे ही कंसिडरेबल होगी ना। नेक्स्ट चीज जो एफआर में बहुत काम की है कि आप अगर सिर्फ जो प्रैक्टिकल डेज है, सपोज पीपी का क्वेश्चन आया, इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन आ गया, ये प्रैक्टिकल एंड डेज है, जो लोग इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल सॉल्व करके आ रहे हैं ना, उनको नंबर नहीं मिलेंगे। पूरा आपका सही होगा उसके बाद भी आपको प्रेजेंटेशन में प्रैक्टिकल इंडेज में भी थ्योरी दिखानी पड़ेगी। तो आप कैसे करोगे, स्टार्टिंग में आप इंडेज का नंबर लिखो, नेम लिखो, 2-3 लाइंस लिखो अपने ओन वर्ड्स में, फिर आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो, फिर बीच में आप वापस थ्योरी लिखो 2-3 लाइंस की। अब ये कौन सी थ्योरी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि रिकवरेबल अमाउंट निकालो, तो रिकवरेबल अमाउंट में आप लिख दो ना कि वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को हम कंपेयर करते हैं, मतलब जनरली जो सोच कर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ओन वर्ड्स में चलेगी। इसमें कुछ भी कीवर्ड्स का ध्यान नहीं रखना होता है, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन में वो दिखना चाहिए। अब आप फलाना ढिमकाना उस इंडेज से रिलेटेड कुछ भी लिख कर आओ, बट आपके उसमें फॉर्मेट में क्वेश्चन में दिखना चाहिए। फिर ये वापस से आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो, लास्ट में आप बॉक्स में हाईलाइट कर दो जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है, और सबसे लास्ट में फिर आप वर्किंग नोट्स लिख दो। अगर वर्किंग नोट्स आपके ऊपर भी है तभी भी क्वेश्चन में चल जाएगा। तो एक क्वेश्चन में इतने टोटल एलिमेंट्स आपके इसमें दिखने चाहिए। नेक्स्ट फिर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत बार आईसीएआई अल्टरनेटिव्स में भी आंसर देता है। नवंबर 24 का पेपर अगर आप देखोगे उसमें ऑप्शंस दिए हुए, इवन एमसीक्यू में भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। और ऐसा भी पेपर है जो पूरा लाइक अगर सी कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, तो पूरा एक ही में हर क्वेश्चन में एक ही आंसर आ रहा है एमसीक्यू में। तो ये कंफ्यूज करने की ट्रिक रहती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसा अपने आप पर विश्वास रखना है, जो आपका आंसर आ रहा है वो लिख कर आओ। बहुत बार एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं रहता है जिसके ग्रेस नंबर मिल जाते हैं, तो हमको उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट क्लिक में आपको जो लग रहा है वो सॉल्व करो और आगे बढ़ो पेपर में, बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास रहेगा नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार पर मिनट का टाइम एक एस्टिमेट लेकर चलो, नहीं करना है। ब्रॉड टाइमलाइंस मैंने आपको दे रखी है लास्ट वीडियो में, जो मैंने आपको बताई थी, आप वो टाइमलाइन फॉलो करो, क्योंकि आप बिल्कुल इतना स्पेसिफिक होकर चलोगे ना कि 1 मिनट में मेरे को 1.5 मिनट, 1.8, 2 मिनट्स तक ही टाइम देना है, तो आप बहुत पैनिक करोगे। आप जो सही करते हुए आ रहे हो, क्योंकि कुछ कोर एरिया रहता है जहां पर आपको नंबर स्कोर करना है, उधर भी अगर आपने जल्दी करी तो आपका काम पूरा ही बिगड़ जाएगा। तो उधर आप आराम से करो, एक ब्रॉड टाइमलाइन मैंने आपको बता रखी, उस टाइम फ्रेम के विद इन आप अपना पेपर कंप्लीट करो। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कोई बीकॉम या बीबीए का पेपर नहीं है जो पूरा सिंपल आएगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ये सीए फाइनल का पेपर है। आप बस इतना ध्यान रखो कि जब भी टफेस्ट पेपर आता है ना, ऐसे पेपर में हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा पास होने का काम सॉर्ट करना है। 40-45 हमको चाहिए, लेकिन फिर भी जनरली एफआर का पेपर कभी टफ आता नहीं है, सिर्फ वो लेंदी सेट करते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली टफ हो जाए पेपर। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर आ भी जाता है टफ पेपर, तो वो सिर्फ आपके अकेले के लिए टफ नहीं है, वो तो सभी के लिए टफ है ना। तो आप उसमें भी 40-45 का जुगाड़ करके एटलीस्ट आ जाना, तो आपका काम बन जाएगा। अपने आप को एकदम काम रहकर पेपर करना, क्योंकि नहीं आती हुई चीजें भी बन जाएगी। और ज्यादा पैनिक करोगे, ज्यादा डरोगे ना, नहीं होगा नहीं होगा, आती हुई चीजें भी गलत कर दोगे, और जिसको आपसे कम आ रहा है ना वो भी आपसे ज्यादा लिख कर आ जाएगा। तो अपने आप को शांत रखो, और अब जितनी प्रिपरेशन हुई ना एकदम रिलैक्स्ड रहो। लास्ट में कल मॉर्निंग में पेपर से पहले एक बार थ्योरी वाले जो चैप्टर्स है वो जरूर देख लेना, और जो छोटे छोटे इंडेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडेज 113 हो गया, 105, 34, 10, 20, 41, तो ये सबको एक और बार क्वेश्चंस सिर्फ इसके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैंने हर बार बोला है क्वेश्चंस रिपीट होंगे पेपर में। आप अगर सिर्फ क्वेश्चंस भी देखकर चले गए, इस मोमेंट पे आपने कंसेप्ट्स नहीं भी देखे, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऑडिट के लिए भी स्पेशली, और इवन एएफएम के लिए भी मैं बहुत शानदार वीडियोस लाऊंगी। तो ऑडिट के लिए स्पेशली, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए और आप चाहते हो, क्योंकि वो अभी मैंने सिर्फ सोच रखी है, उस पर काम करना शुरू नहीं करा है, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स करो तो मैं उस पर काम करना शुरू कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।